नमस्कार। सक्सेस पॉइंट से पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसे परिवर्तन दिन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखेंगे। ऐसे परिवर्तन दिन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का या मैग्नीशियम रिबन का जलना, दही का बनना। ठीक है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। जो ये परिवर्तन पर डे मिलता है, ये डेली बेस पे काम करता है। ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक परिवर्तन है, ये डेली बेस पे होता है। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का जंग लगना या मैग्नीशियम रिबन या फीता का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है, डेली बेस पे काम करता है। उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद से हमारा आता है अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जो अभिकारक में क्या करें, भाग ले या हिस्सा ले, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे एक या एक से अधिक तत्व, तो हमारा एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसमें यह हो रहा है कि एक या एक से अधिक तत्व जो आपस में क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक। अब यह पे है हमारा एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो ये इस प्रोसेस में फिर दूसरा उदाहरण है कार्बन और ऑक्सीजन। ये भी हमारा क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, तो इस नोट को याद कर सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, आपस में क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। दूसरा उदाहरण उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। या यूं ऐसे बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक या एक से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया करे, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, सेम उस प्रोसेस को हम फिर देखेंगे। अभिकारक के बाद से था उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जैसे हमने पहले रखा सल्फर और फिर ऑक्सीजन, इनके साथ क्रिया हुआ तो बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्पाद। अब एक या एक से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया करने के पश्चात एक नए यौगिक या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब क्रिया किए तो क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर उसके बाद से सल्फर और ऑक्सीजन जब क्रिया किए तो क्रिया करने के पश्चात उत्पाद हमारा तैयार हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद से है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ। इसमें कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं पदार्थ, उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए, ए नंबर है अवस्था में परिवर्तन, यानी इनकी जो अवस्था होगी, अवस्था में परिवर्तन होगा। और दूसरा रंग में परिवर्तन, यानी इसका कलर भी चेंज होगा। अगर मान लीजिए अगर थोड़ा सा कलर व्हाइट है तो ये रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, और ब्लैक भी हो सकता है दोस्त। तो इनका रंग में परिवर्तन होगा। उसके बाद से तापमान में परिवर्तन, यानी इनका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर से, अगर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हॉट कर रहे हैं, या 25 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हॉट कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, इसमें तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद से है गैस का उत्सर्जन, यानी इसमें गैस का भी उत्सर्जन होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का भी उत्सर्जन होता है, सेम उसी प्रोसेस में इन गैस का भी उत्सर्जन होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा
दर्शाया जाता है। कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद से रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक को, यानी तत्वों का जो हमारा प्रतीक है, ठीक है, जो एलिमेंट्स का जो प्रतीक है यानी चिन्ह है, उस चिन्हों का इस्तेमाल जो किया जाता है किसके अनुसार किया जाता है? अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के अनुसार, या रासायनिक सूत्रों के उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं हम। जैसे कि एक बार और समझेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक को, यानी इनका जो चिन्ह है, ठीक है। अब चिन्ह का मतलब जैसे हमें लिखना हो कार्बन का, तो कार्बन जो हमारा तत्व है इसका चिन्ह या इसका प्रतीक है संकेत, तो क्या होगा? सी। वैसे ही हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमारा जो संकेत है वो क्या है? H। और हाइड्रोजन का बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक या हाइड्रोजन का चिन्ह, तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन यानी H, H2 और कार्बन C2। ये हमारे इसमें क्या है? परमाणु है। हाइड्रोजन में परमाणु है, फिर कार्बन में भी परमाणु है। जैसे हम लोग इससे पहले नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़े थे कि अणु और परमाणु, तो अगर एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिले तो क्या बना? 2H2, यानी दो हाइड्रोजन बने तो ये हमारा क्या हुआ? परमाणु हुआ, ठीक है। सेम इसी तरह दो परमाणु जब मिले तो क्या किसका निर्माण हुआ? अणु का निर्माण हुआ। सेम उसी तरह यहाँ भी है कि प्रतीकों और चिन्हों का इस्तेमाल जो किया जाता है रासायनिक समीकरण में, वो किसके अनुसार? अभिकारक और उत्पादों का रासायनिक सूत्र जो हम लिखते हैं उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार। आगे, रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीरों के अनुसार, यानी जो हम ऐसे तीर बनाते हैं, इनके निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जैसा है। जैसे कि हमने एक तीर बनाया और तीर बनाने के पश्चात इसमें हम क्या करते हैं? हॉट करते हैं या कोल्ड करते हैं। तो तीर के ऊपर अगर हॉट लिख दिए तो क्या है? गर्म स्थिति में है। अगर कोल्ड कर दिए तो वो किस स्थिति में है? ठंड की स्थिति में है, ठीक है। ऐसे भी इसी के अनुसार। फिर अगला हेडिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलन, यानी इस रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। इनके अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं, यानी प्रत्येक तत्वों का जो परमाणुओं है, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये हमारा कर रहा है रासायनिक समीकरण का संतुलन करने में, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा होगा रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का कितने प्रकार है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में या ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए तत्व का या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक बार और सुनेंगे कि जब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला इसका उदाहरण है कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमारा ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कितने तत्व मिले? दो या दो से अधिक अभिकारक। तो इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब ये जो मिलने के पश्चात क्या बना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद। फिर दूसरा प्रोसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले हैं तो क्या बना है?
जल, किसका निर्माण हुआ? जल का। ये हमारा क्या हुआ? उत्पाद। ये क्या हुआ? हमारा उत्पाद होगा। अब अगला हेडिंग है वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक, सिर्फ एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगला हेडिंग है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना 3 प्रकार से होता है। इसमें कह रहा है कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो अभिकारकों का टूटना 3 प्रकार से होता है। कैसे? फर्स्ट नंबर है ऊष्मा के द्वारा, दूसरा विद्युत के द्वारा, और तीसरा है सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो प्रकाश है उसके द्वारा। ठीक है, अब इसका पहला हेडिंग ए यानी ऊष्मीय वियोजन। यानी ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है अभिकारक कितना है? एक ही है, और टूटा है तो कितना बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उत्पाद कितने बने हैं? 2, और अभिकारक हमारा कितना था? सिर्फ एक ही था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हेडिंग विद्युत वियोजन। जो वियोजन विद्युत के द्वारा, यानी जो हमारा वियोजन है विद्युत के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे विद्युत वियोजन में हमारा H2O अर्थात जल विद्युत वियोजन में जो वियोजन विद्युत के द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन। जैसे हमारा क्या है? H2O अर्थात जल किससे क्रिया किया? विद्युत के साथ, तो हमारा क्या बना है उत्पाद में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा हेडिंग यानी सी नंबर है प्रकाशीय वियोजन। ऐसी वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl और सूर्य की प्रकाश के साथ जब हम क्रिया कराए हैं तो क्या बना है? Ag और Cl2। ठीक है, उसके बाद से है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक वियोजन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा हो? ऊष्मा के द्वारा हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ जब क्रिया कराए हैं तो क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा बना है ऊष्मीय वियोजन में। अगला हेडिंग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ क्रिया किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या एलिमेंट कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ क्रिया किया है तो कॉपर सल्फेट और जिंक, यानी जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया है।
फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन, कॉपर सल्फेट और जिंक, फिर जिंक सल्फेट और कॉपर तैयार हुए हैं। फिर उसके बाद से उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है। वही था सेम उसी प्रोसेस में, उपचयन में भी और अपचयन में भी। उसके बाद से अगला हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हाई स्कूल के लिए सबसे मोस्ट है। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे मोस्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट आया था, पिछले बोर्ड में भी आया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। सेम वही जो हम पढ़े थे उपचयन और अपचयन, उसी के बारे में रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों एक ही, दोनों क्या हो, एक ही अभिक्रिया में हो, यानी वो एक ही अभिक्रिया में क्या हो, अपचयन और उपचयन, जब दोनों एक ही अभिक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे इसे उपचयन वाले में हम पढ़े थे, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का क्या हुआ था, उसमें वृद्धि हुआ था और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ था। सेम उसी का विपरीत, यानी ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ है, ह्रास हुआ है और हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है। यानी दोनों का, दोनों जो अपचयन और उपचयन है, अपचयन और उपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में, दोनों एक ही समीकरण में अगर आ जाए तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। तो जहां पर अपचयन और उपचयन अर्थात उपचयन और अपचयन अगर दोनों एक साथ हो, एक ही क्रिया में हो, एक ही अभिक्रिया में हो या एक ही समीकरण में हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब उसके बाद से है कि दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन का क्या महत्व है, या दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है, ए नंबर हमारा हेडिंग है, ए हेडिंग है कि संक्षारण किसे कहते हैं, और बी नंबर है विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी धातु आर्द्रता, वायु, जल और अम्ल अर्थात अम्ल, जल, वायु और आर्द्रता के साथ, यानी जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल और अम्ल इत्यादि या आदि के संपर्क में आता है, कोई भी धातु हो आर्द्रता, वायु, जल और अम्ल के संपर्क में जब आता है तो धातु की ऊपरी परत, यानी धातु की जो ऊपरी परत है, जैसे मान लीजिए हमारा ये धातु है, इस धातु का जो ऊपरी परत है क्या हो जाता है, कमजोर होता है, ज़्यादा वीक हो जाता है, और वो कमजोर होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझेंगे। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल के संपर्क में, यानी उसके संपर्क में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वो क्या है, संक्षारण है, यानी उसका जो ऊपरी परत है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है, उसे कहते हैं हम संक्षारण। उसके बाद से लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता, अर्थात वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, जो हम तैलीय खाद्य सामग्री जो यूज करते हैं पर डे डेली लाइफ में, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अर्थात डेली लाइफ में जो हम वसा यूज करते हैं, फैट यूज करते हैं, फैट जो यूज करते हैं, या तैलीय पदार्थ जब हम यूज करते हैं, वो वायु के संपर्क में जब आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उपचयित हो जाते हैं, और उपचयित होने के पश्चात उनका जो स्वाद है, उनका जो गंध है, वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के पश्चात उनकी जो विकृत गंधिता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए उनका अगर स्वाद क्या हो,
अगर अच्छा स्वाद हो तो थोड़ा सा डिसकलर हो जाएगा स्वाद उनका। अगर रंगहीन हो तो स्वादहीन हो जाएगा या गंधहीन हो जाएगा। तो इसी के कारण उसे क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।